सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली से सटे हुए नोएडा सेक्टर 163 पर, जहां एक मुहैया नाम का गांव है, जहां पर एक किसान बर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। और बर्मी कंपोस्ट की कई सारे उनके बेड हैं जिन पर वो बर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, और जिनका फर्म का नाम श्री साकेत बर्मी कंपोस्ट के नाम से है। और आइए जानेंगे उनसे कि वो उनकी जर्नी क्या रही, कब उन्होंने शुरू किया बर्मी कंपोस्ट, और क्या वजह थी कि वो ऑर्गेनिक की ओर आए। और ऑर्गेनिक जैसे सरकार इस समय ऑर्गेनिक खेती के लिए बढ़ावा दे रही है, तो वो एक अहम अपना योगदान दे रहे हैं उसमें। आइए जानेंगे पूरी उनसे जानकारी कि उनका बिजनेस क्या है, किस तरह से वो बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और इस समय उनकी मार्केटिंग क्या है और किस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं। आइए जानते हैं बर्मी कंपोस्ट से संबंधित पूरी जानकारी श्री साकेत बर्मी कंपोस्ट के ऑनर से। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। सर, मैं पहले तो चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान साथी हैं, उनको अपना परिचय दे दें। दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम राम पांडे है और आप मेरे वर्मी कंपोस्ट फार्म श्री साकेत ऑर्गेनिक्स पर हैं। ये सेक्टर 163 नोएडा में है, विलेज मोहियापुर में। और हमने इसको रफली 2 साल पहले शुरू किया था 60 बेड से। फिर धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ाते गए और अब अगर आप देखेंगे तो रफली 200 प्लस बेड हैं यहाँ पे 30 फीट के। सर, हमारे किसान साथियों को और दर्शकों को ये बताएं कि क्या वजह थी कि आप आज से 2 साल पहले ऑर्गेनिक की ओर आए, और एक जो होता है कि आपने बर्मी कंपोस्ट चुना, और क्या इसके पीछे स्टोरी थी? इसमें स्टोरी ऐसी है कि हम पहले लॉजिस्टिक्स फर्म चलाते थे और अभी भी चलाते हैं। इनफैक्ट हमारा लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस है, तो उसको करते करते हमें ऐसा लगा कि कुछ हम एक दूसरा डिफरेंट लाइन ऑफ बिज़नेस भी ढूंढें, जिससे अगर एक साइड में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम दूसरी साइड में भी अपने आप को सस्टेन कर सकें। तो इसी मोटिव को रखते हुए हमने 2 साल पहले ये शुरू किया। और वर्मी कंपोस्ट इसलिए चुना क्योंकि इसमें हम बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, किसानों की भी और एनवायरनमेंट की भी। अब जैसे हम इसको गोबर यूज़ करते हैं कच्चा, तो कच्चे गोबर को डिस्पोज करने के लिए किसानों के पास या डेयरी वालों के पास कोई बहुत इफ़ेक्टिव साधन नहीं है। तो उनका वो हम उठा के यहाँ पे कंपोस्ट बना के, और एक तरह से गोबर मतलब डिस्पोज ऑफ भी हो जाता है, और दूसरा एक प्रोडक्टिव चीज़ खाद बन जाती है जो ऑर्गेनिक है, जिसकी डिमांड है और जिसका फ्यूचर भी है। कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक की तरफ प्रमोट भी कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी स्कीम भी चला रही है सरकार ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट के लिए, कंपोस्टिंग के लिए। तो यही मोटिव था, इसी तरह से हमने इसको शुरू किया, और अब मेरे ख्याल से इसको काफ़ी आगे तक भी ले जाएंगे अगले सालों में। सर, ये बताएं कि आप इसको शुरू करने से पहले कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं, या कहाँ से आपको जानकारी मिली, और आप इतने बड़े क्षेत्र पे इस समय वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। एक्चुअली ये बहुत सिंपल सा बिज़नेस है, इसमें कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि इसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए, इसमें पानी कितना डलना है, इसमें केचुआ कितना होना चाहिए, और केचुए का रख रखाव कैसा होना चाहिए। इससे ज़्यादा कि इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, मैं 2-4 फार्म वालों के पास गया, उन लोगों ने मुझे मतलब समुचित इन्फॉर्मेशन दिया। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैंने उसको कोलेट किया और फिर आके यहाँ पे इसको शुरू किया। अभी भी हम उन लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई हमारा कैसा चल रहा है, आपका कैसा चल रहा है, तो वो हमें बताते रहते हैं, हम भी उनको बताते रहते हैं। तो ट्रेनिंग एज सच कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है इस बिज़नेस में। हाँ, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव रहना पड़ेगा। नहीं तो लोग जो कहते हैं जो यूनिट्स बंद होती हैं वो इसलिए बंद होती हैं कि अब जैसे रख रखाव नहीं हो पाया तो केचुआ मर गया, और इसमें केचुआ ही मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो केचुए के। बाकी जो गोबर वगैरह है और जो पैराफेरनेलिया है, लाइक पॉलीथीन है या ईंटें हैं या और चीज़ें हैं, वो तो बहुत माइनर सी हैं। मतलब अगर आपका 10 लाख रुपए का केचुआ लग रहा है तो ये सब चीज़ें 2 लाख रुपए में हो जाएंगी। तो केचुए को बचाना जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। सर, ये बताएं कि जब आप पहली बार शुरू किए इसको, तो चीज़ों को कहाँ से लाए? जैसे कई बार किसानों को ये होता है कि सर हमें केचुआ कहाँ मिलेगा, क्योंकि गाँव में जो गोबर होता है वो तो अवेलेबल होता है,
लेकिन जो जैसे केचुआ हो गया और भी जो चीज़ें हैं वो आप किसी रिसर्च सेंटर से मंगवाए या जो फार्मर कर रहे हैं इस समय वहाँ से लाए, और किस तरह से आप पहली बार शुरू किए, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने बेडों शुरू किए, उसके बाद 200 बेडों तक जो जर्नी रही है आपकी, किस तरह से आपको सामना करना पड़ा चीज़ों का। सर्वेश जी, जो आपका ये क्वेश्चन था कि मतलब ये पॉलीथीन कहाँ से मिलती है और बाकी जो चीज़ें इसमें यूज होती हैं वो कहाँ से मिलती हैं, तो इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो नीचे पॉलीथीन बिछाने का है। पॉलीथीन बिछाने के लिए भी सिर्फ इसलिए बिछाते हैं क्योंकि जो केचुआ है वो नीचे ज़मीन में ट्रैवल ना कर जाए, ठीक है। तो वो लेने के लिए आप कहीं भी हार्डवेयर मार्केट में चले जाइए, सदर बाज़ार चले जाइए या गाज़ियाबाद चले जाइए या दादरी चले जाइए, आपको ना पॉलीथीन के रोल्स मिल जाएंगे 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो का। तो इसमें हम 200 माइक्रोन का पॉलीथीन लगाते हैं और वो पॉलीथीन हमारा रफली 2 से 3 साल इजीली चलता है, और फिर उसके बाद में उसको रिप्लेस कर देंगे। रही बात इसमें जो साइड में हमने ईंटें लगा रखी है, तो दुनिया भर के ईंट बेचने वाले होते हैं, जहाँ भी आप फार्म लगाते हैं या कोई भी लगाता है वहाँ पे दुनिया भर के ईंट बेचने वाले होते हैं। आप उनसे जाके ईंट ले लीजिए। ईंट लगाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि थोड़ा सा केचुआ जो है वो ट्रैवल करके बाहर ना निकल जाए। ईंट से उसको एक रिस्ट्रिक्शन मिलती है और वो वापस लौट आता है। तो ये जो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, बाकी जो ये छानने वगैरह की मशीन है और बैग है, वो सब मार्केट में अवेलेबल है। आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे या जो बना रहा है, अब जैसे हम जैसे लोग जो बना रहे हैं, हमें मालूम है कौन बैग देता है, कौन पॉलीथीन देता है, कौन ईंट देता है, कौन क्या देता है, कौन केचुआ देता है, तो उससे आप ले लीजिए और शुरू कर सकते हैं। सर हमें ये बताएं कि ये जो वर्मी कंपोस्ट आप बनाते हैं तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से आप शुरुआत करते हैं और कहाँ इसकी कैसे आप पैकिंग करते हैं, उसके बारे में बताएं कि कितने बेड की आपकी क्या लंबाई चौड़ाई होती है और उस पर कितने केचुआ और कितनी खाद लगभग पड़ती है, इन सब चीज़ों से जो प्रोसेसिंग की बात होती है उसके बारे में बताएं। देखिए सर्वेश जी, इसमें जो हम शुरू करते हैं वो तो गोबर से शुरू करते हैं। पहले हम गोबर प्रिक्योर करते हैं, उसको यहाँ पे डंप करते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, उसको ठंडा करते हैं। एक्चुअल में इसमें गोबर में थोड़ी गर्मी होती है, मीथेन नाम की गैस निकलती है उसमें से, तो उसको हम ठंडा करते हैं पहले पानी डाल के, फिर हम बेड बनाते हैं। अच्छा, बेड नॉर्मल केस में क्या होता है, लोग 30 फुट का बनाते हैं, 30 बाई 3 का, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 30 बाई 3 का ही बनाएं। आप डिपेंड करता है कि अगर आपके पास लंबी जगह है तो आप 50 फुट का भी बना सकते हैं, 40 का भी बना सकते हैं, 20 का भी बना सकते हैं। उसके ऊपर हम गोबर प्लेस करते हैं, उसको शेप देते हैं ऐसा जो आप बेड का शेप है, और फिर इसमें केचुआ डिप्लॉय करते हैं। तो केचुआ डिप्लॉय करने का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि 1 kg पर स्क्वायर फीट या 1 kg पर रनिंग फीट कर लीजिए आप। तो 30 फीट का अगर बेड है तो 30 kg केचुआ होता है उसमें। उसको ऊपर प्लेस करके और फिर उसके बाद में ये जो पराली है डली हुई, ये देखिए हमने पराली ख़रीदी है। ये पराली भी इसका बहुत मतलब मेजर इंग्रेडिएंट है, इसकी कॉस्टिंग है अच्छी खासी, और ये 1 या 2 बेड में ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम पराली डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर में पानी डालना शुरू करते हैं। पानी डालते डालते धीरे धीरे क्या होता है कि ये गोबर गलने लगता है और केचुआ उसको खाना शुरू कर देता है। तो जब केचुआ खाता है तो वो ऊपर आके एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो जो केचुए का मल है या एक्सक्रीटा है वही वर्मी कंपोस्ट है। और फिर हम 30 दिन के बाद जब पहली बार करते हैं तो 30 डेज़ के बाद में इसको हटाएंगे पराली को, और फिर इस पर कुरेदा लगाएंगे और धीरे धीरे करके जो 2-2.5 इंच का बना हुआ होगा वो हम निकाल लेंगे, और फिर इकट्ठा करके यहाँ जैसे इसको इकट्ठा कर रखा है हमने, फिर ये मशीन चलेंगी और इस पर छनाई हो जाएगी। तो 4 mm का जो है ग्रेन्यूल बन जाता है, उसका ग्रेन्युलेशन होता है इसका, और वही ग्रेन्यूल जो है वो खाद है। जैसे सर ने बताया कि जो केचुआ होता है उसका जो मल होता है, स्क्रेटा जो होता है, उसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि लोग पूछते हैं कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो सर ने बहुत आसान तरीके से बताया। सर हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो खाद से लेकर वर्मी कंपोस्ट ग्रेन्यूल बनने तक की प्रोसेस है वो लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये डिपेंड करता है, कुछ लोग कहते हैं 60 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ लोगों को 75 दिन भी लग जाता है, कुछ लोगों का 90 दिन भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि आप इसको कितने इफेक्टिवली ट्रीट कर रहे हैं। जैसे इसमें पानी है, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो वो जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मेंटेनेंस जो है वो बहुत मेजर इंग्रेडिएंट है इसको बनने में। अगर आप मॉइस्चर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा कम हो जाएगा तो खाद ज़्यादा देर से बनेगी या जल्दी बन जाएगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पानी डाल पाएंगे या मॉइस्चर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपका केचुआ भी मर सकता है। सर एक चीज़ और बताएं, जैसे केचुए की कई सारी वैरायटियां आती हैं, तो किस वैरायटी से ज़्यादा अच्छा कंपोस्ट उत्पादन होता है?
और वो वैरायटी कौन सी होती है? सर्वेश जी, इसमें वैरायटी तो बहुत सारी, केचुए की 4000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें आइसिनिया फेटिडा करके एक केचुआ होता है, वही काम करता है। उसका रीज़न ये है कि वो 0 डिग्री से लेके और 50 डिग्री तक इफ़ेक्टिवली काम कर लेता है। और हमारे इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जो वेदर है वो बड़ा एक्सट्रीम होता है। सर्दियों में 5-4 डिग्री पहुंच जाते हैं हम, गर्मियों में 48-45 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रजाति है एसिना फेटिडा, ये इफ़ेक्टिव है इसमें, और यही सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब 99% लोग जो इंडिया में वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वो यही यूज़ कर रहे हैं। सर अभी सर हम आपका ये देखेंगे कि जो प्रोसीजर हो, जैसे आपने बताया कि हम लोग पहले जो गोबर होता है उसको शोधित करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं, और जैसे आप बताए कि लगभग 60 से 75 दिन या 80 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो जो आपका जब खाद आप इस पे डालते हैं, जो गोबर डालते हैं, उसके बाद जो ग्रेन्यूल होता है, उसमें हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए कि आपकी कंपोस्ट बहुत अच्छी बने। देखिए, जो कंपोस्ट की क्वालिटी है वो तो एक तो गोबर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अगर गोबर में ज़्यादा मलबा होगा, ठीक है, जैसे हम गोबर उठा के लाते हैं उसमें कुछ पन्नी पड़ी होती है, पॉलीथीन पड़ा होता है, वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है, अगर आप उस टाइप का गोबर लेके आएंगे तो आपकी क्वालिटी खाद की अच्छी नहीं होगी। इसलिए जो गोबर का सिलेक्शन है वो आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, बहुत डिलिजेंट रहना पड़ेगा कि आप वो गोबर उठाएं जो अच्छा है। मतलब गोबर देने वाले तो आपको दे ही देंगे जो भी देना है उनको, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है। और गोबर में कोई स्कैरसिटी नहीं है। आप जाइए डेयरी वाले के पास, आप उसको बोलो कि भैया ये वाला ढेर नहीं लूँगा, मुझे तो ये वाला समझ में आता, मैं तो ये लूँगा, ठीक है। तो आप अच्छा गोबर लेंगे तो आपकी प्रोसेस भी नॉर्मल रहेगा और खाद भी अच्छी बनेगी। अब कुछ में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो भैंस का गोबर होता है उसमें वो लोग जो केमिकल देते हैं भैंसों को, या जो इंजेक्शन लगाते हैं, या जो भैंस की ल्यूमेन में डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, अगर उस टाइप का आप गोबर लाएंगे तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। या बहुत दिनों से पड़ा हुआ, नाली में पड़ा हुआ आप गोबर ले आए जो पहले ही काला हो रखा है, आप उसको बनाने लगेंगे तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वालिटी आपकी डिप्लीट करेगी। तो गोबर का सिलेक्शन क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो इसकी प्रोसेसिंग है, पानी देने का है, ये पराली है, इसको ढकने का है, अगर आप इसको ढक के नहीं रखेंगे तो आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इसको ढकने का प्रोसेस भी जैसे आप लोग अभी दिखा पाएंगे, ये हमने ढका हुआ बहुत मोटा। गर्मियों में हमें इसको ज़्यादा मोटा ढकना पड़ता है, सर्दियों में इसको हम कम भी चला लेते हैं। गर्मियों में इसको दोनों टाइम पानी देना पड़ता है, सर्दियों में मतलब एक दिन के इंटरवल पे भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई ना थंब रूल नहीं है, ये वेरी करता है डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, सिचुएशन से। अब कोई साउथ इंडिया में बना रहा है तो उसको 12 महीने 2 टाइम पानी देना पड़ेगा, कोई नॉर्थ इंडिया में बना रहा है तो सर्दी में उसको पानी नहीं देना पड़ता है, गर्मियों में उसको 2 टाइम पानी देना पड़ता है। तो ये जो वाटरिंग का प्रोसेस है और इफ़ेक्टिव इसका जो उतार है, अगर आपका खाद तैयार हो गया ऊपर से, तो अगर आप उतार नहीं कर पाएंगे टाइम से तो आपका साइकिल डिले होगा, क्योंकि केचुआ जो है ना वो स्लगिश मोड में चला जाता है। जब आप उतार कर लेते हैं, एरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे ये पराली हम क्यों ढकते हैं, हम इसके ऊपर पॉलीथीन ही डाल देते, हमें सस्ता भी पड़ता, इजी भी रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। पराली में क्या होता है, एरेशन होता है, पानी जो हम डालते हैं वो छन के जाता है। पराली गीली रहती है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो है ना मॉइस्चर रिलीज़ करती है। तो ये सारी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस है आपको जब आप करना शुरू करेंगे। देखिए, आप थ्योरी कुछ भी कर लीजिए, अनटिल एंड अनलेस कि आप प्रैक्टिकल में घुसें तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। थ्योरी तो बहुत सारे लोग आपको समझा देंगे और सिर्फ 2 वर्ड्स में बता देंगे, पॉलीथीन डालो, गोबर डालो, केचुआ डालो, खाद तैयार है। बट वो इतना इजी भी नहीं है, अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ना इसमें टाइम लगाना पड़ेगा अगर आप और इसमें आना चाहते हैं। तो आप एक चीज़ तो ध्यान करके आइए कि ये मेहनत का काम है, इट्स नॉट दैट ईजी। आप देखिए ना, अब इस टाइम मई का महीना, मेरे ख्याल से 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेबर अभी भी काम कर रही है, और इसमें जो लेबर का कॉन्स्टिट्यूट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास लेबर नहीं होगी या लेबर आपकी भाग जाएगी, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आपका फार्म बंद हो जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिना लेबर के ये काम नहीं हो सकता। तो लेबर मैनेजमेंट भी बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस पर्टिकुलर प्रोसेस का।
जैसे अब खेती किसानी में तो है ही, लेबर तो चाहिए चाहिए, ठीक है, मैकेनाइज्ड हो गई हैं चीज़ें, बट स्टिल इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई बहुत लंबा चौड़ा मैकेनाइजेशन नहीं है, ये सिंपल और मैनुअल प्रोसेस है, इस तरह से। जैसे सर ने बताया कि ये बहुत सिंपल और मैनुअल प्रोसेस है, तो हम लोग और जानेंगे और प्रोसेसिंग की, जब यहाँ से बेड से जो खाद है वो उठ के जाती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे पीछे सर की यूनिट लगी हुई है जहाँ पे काफ़ी सारा खाद तैयार भी है जो पैकिंग हो रही है, और किस तरह से केचुए से उसको अलग करते हैं खाद को, उसकी क्या प्रोसेस होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं सर की प्रोसेसिंग यूनिट को देखते हैं और वहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस होती है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।